हेलो स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज केयर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, साइंस के केमिस्ट्री पार्ट का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको 29 क्वेश्चन सेंड किए थे और उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आज करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर। पहला जो क्वेश्चन था, नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप सभी को मालूम होगा कि मैटर की जो 3 स्टेट हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। कौन सी स्टेट है जो जिसका ना तो शेप डेफिनेट है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है, तो वो है गैस स्टेट। गैस स्टेट में ना तो शेप डेफिनेट होती है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर था गैस स्टेट। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। पहला पूछा है आपसे कि आपको उस स्टेट का नाम बताना है जो इजीली कंप्रेस हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा बताओ इसका, गैस स्टेट। तो ए पार्ट का आंसर क्या आएगा बताओ इसमें, गैस स्टेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस स्टेट में जो है वो पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है और जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल थोड़े नज़दीक आ जाएंगे क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, इसीलिए गैस को जो है वो इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है, विच इज़ मोस्ट रिजिड। बी में आपको पूछा है कि सबसे ज़्यादा रिजिड स्टेट कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सॉलिड। क्यों रिजिड है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, इसीलिए सॉलिड जो है सबसे ज़्यादा रिजिड होते हैं। तीसरा पूछा है कि विच कैन फ्लो बट कैन फिल द स्पेस वेजल कम्प्लीटली। कि वो स्टेट बताओ जो फ्लो तो करती है लेकिन वेजल को कंप्लीटली जो है वो फिलअप नहीं करती है। तो आंसर क्या आएगा बताओ, लिक्विड स्टेट। क्या आएगा, लिक्विड स्टेट। देखो, फ्लो करने वाली 2 स्टेट थी, लिक्विड और गैस, लेकिन गैस के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं और अट्रैक्शन उनके बीच में होता नहीं है। तो जितने बड़े कंटेनर में डालोगे उसको वो पूरी तरह से भर देंगे, ठीक है, कंप्लीटली फिलअप कर देंगे। लेकिन लिक्विड कंप्लीटली फिलअप करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, नेम 2 सब्सटेंसेज विच कैन सब्लाइम। मतलब 2 सब्सटेंस जिनका सब्लिमेशन होता है। तो आंसर हो गई आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। क्या आंसर बताओ, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा नेफ्थलीन, कैम्फर और भी आपको मैंने बताया था, नेफ्थलीन, कैम्फर, एंथ्रासीन, ये सब के सब सब्लिमेशन होता है इनका। मतलब ये सॉलिड से सीधा ही गैस स्टेट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो 2 रखें आपको 323। तो पहले वाले में क्या करेंगे आप, सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 323 में से 273 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आपका सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा। और दूसरे में क्या करेंगे, 600 दे रखा है तो 600 माइनस क्या करेंगे 273 और आपका जो हो सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 2 liquids A and B having boiling point 350 and 375 respectively, which of the 2 has greater intermolecular forces। तो आपको पूछा है कि 2 लिक्विड्स हैं A और B। A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 350 केल्विन और B का बॉइलिंग पॉइंट है 375 केल्विन। ये से कह रहा है कि दोनों में से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज किस में है। तो देखिए ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर था जिसमें कोई लिक्विड स्टेट जो है वो गैस स्टेट में आती है। अब इसको प्रोसेस को समझें, लिक्विड स्टेट गैस में चेंज कब होगी, जब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन को तोड़ देंगे तो जो है वो गैस स्टेट में आएगी। ठीक है, तो देखो आप, एक लिक्विड में उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए 350 गर्म करना पड़ रहा है और दूसरे में 375 गर्म करते हैं तब अट्रैक्शन टूटता है। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा रहा होगा। मेरी बात समझ गए? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होंगे बताओ, ज़्यादा होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 है, नेम द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग चेंजेस। आपको 3 चेंजेस दे रखे हैं। एक दे रखा आपको लिक्विड से जो है वो सॉलिड, दूसरा दिया हुआ आपको सॉलिड से गैस और तीसरा है गैस से लिक्विड। ठीक है, तो आपको इनका आंसर देना है। तो देखो, लिक्विड से सॉलिड बनने की जो प्रोसेस है उसको बोला फ्रीजिंग। इसका मतलब बने फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। तो पहले का आंसर क्या आ गया, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से गैस बनने वाली प्रोसेस को अपने क्या होता है, सब्लिमेशन। क्या बोला था अपन ने, सब्लिमेशन।
अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, गैस से अगर सॉलिड बनता है तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर जब गैस से लिक्विड बनता है तो गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, कूलिंग जो होता है, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, क्या बोलेंगे अपन है, कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, जिसमें गैस से लिक्विड बनता है। अच्छा, इसी प्रोसेस को लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। एक और टर्म है, क्या बताओ, लिक्विफिकेशन। थोड़ा सा अंतर है, अगर गैस को सिर्फ ठंडा करके लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो कंडेंसेशन बोलते हैं, और अगर गैस में ठंडा करने के साथ साथ प्रेशर को भी बढ़ा रहे हैं लिक्विड में चेंज करने के लिए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच विल हैव मोर डेंसिटी, आइस और स्टीम। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा आपको डेंसिटी के बारे में कि आइस की डेंसिटी ज़्यादा है या स्टीम की डेंसिटी ज़्यादा है। तो आंसर आएगा क्या, आइस, क्योंकि स्टीम में तो गैस हो गई, गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो यूनिट वॉल्यूम में मास जो है वो कम होगा, मतलब स्टीम की डेंसिटी कम होगी, आइस की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सॉलिड है, गैस है, मालूम ही होगा। लेकिन देखो एक बात और है इसके अंदर, एक एक्सेप्शन और है। अगर हम आइस और वाटर को कंपेयर करें, आइस और वाटर को कंपेयर करें तो आपको लग रहा होगा कि भाई आइस की डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि सॉलिड है, लेकिन उल्टा है, डेंसिटी ज़्यादा किसकी बताओ, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, हायर क्लासेस में अपन पढ़ेंगे वहाँ पर आइस के जो आइस जो है इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़कर एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर में वाटर के मॉलिक्यूल क्लोज केज स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोज केज का मतलब हुआ कि वो 3D में जुड़कर एक केज बनाते हैं और केज के बीच में गैप रह जाता है। ठीक है, और वो गैप रहने की वजह से ही डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो आइस की डेंसिटी कम होती है किससे बताओ, वाटर से। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, इन विच फिजिकल स्टेट वाटर एग्जिस्ट एट। ये कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो देखिएगा, देखा जाए तो 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होते ही गैस में आता है और कम पे क्या होता है बताओ, ये लिक्विड होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 100 में पूछ ले तो आप आंसर देंगे गैस स्टेट। क्या देंगे, तो आप गैस स्टेट या स्टीम या वेपर की फॉर्म में होगा 100 डिग्री पर, और 0 डिग्री पूछे तो आप आंसर देंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, आइस की फॉर्म में रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यही मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का और यही क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन 0 डिग्री पूछे तो आप आंसर क्या देंगे, सॉलिड। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विल इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया और डिक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये कह रहा है कि इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज और डिक्रीज मतलब अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन की जो रेट है वो कम होती है कि ज़्यादा होती है। तो देखिएगा ध्यान से एक बार, जैसे मान लीजिए कि अपने पास में एक ये गिलास है और गिलास में अपन ने पानी रखा हुआ है, इसी पानी को गिलास से निकाल कर अगर मान लीजिए इसमें रख दें, है ना, या यूँ मान लो कि इतना ही पानी गिलास में रखा हुआ है, इतना ही पानी इतने बड़े कंटेनर में रखा हुआ है, तो जल्दी किसमें सूख जाएगा, जल्दी किसमें इवेपोरेट होगा। तो आंसर आपका क्या जाएगा, ये वाला। कोई भी आप इसको बता सकता है, क्यों जाएगा वो आप सोचने की बात है। इस कंडीशन में सरफेस का एरिया ज़्यादा है, मतलब वो एरिया जो वेपर बना रहा है, देखो आप ये सारे पार्टिकल जो सरफेस में है ये सभी के सभी वेपर में चेंज हो रहे हैं, और यहाँ आप देखोगे तो सरफेस बहुत छोटी सी है, मतलब वेपर में पर सेकंड चेंज होने वाले जो पार्टिकल्स हैं उसकी नंबर यहाँ कम है, वहाँ नंबर क्या होगी, ज़्यादा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इसमें ज़्यादा होगी जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, और सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन रेट क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की फ्लूइड फॉर्म का जनरल नेम क्या है, तो आंसर जाएगा लिक्विड। हालांकि गैस भी फ्लूइड होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जनरल फॉर्म पूछे तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, लिक्विड। देखिए नेक्स्ट 12, गिव 2 रीजन फॉर सेइंग दैट वुड इज ए सॉलिड। ये कह रहा है कि 2 रीजन बताओ कि वुड जो है वो सॉलिड है, इसके आपको 2 रीजन बताने हैं। ठीक है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज आप बता दीजिए। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट है, क्योंकि वुड की शेप और वॉल्यूम डेफिनेट है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है वो सॉलिड है ना। आंसर क्या आ जाएगा, शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या है बताओ, डेफिनेट है, और इसीलिए जो है वो ये क्या है, जो सॉलिड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर,
विच डिफ्यूजेज फास्टर, लिक्विड और गैस। कह रहे कि गैस और लिक्विड में से कौन जल्दी फास्ट डिफ्यूज होता है, तो आंसर क्या जाएगा बताओ, गैस। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो जल्दी मूव करेंगे और जल्दी डिफ्यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये है, इफ द फिश इज बीइंग फ्राइड इन नेबरिंग होम वी कैन फेल इट सिटिंग इन आवर होम ऑन होम, नेम द प्रोसेस विच ब्रिंग दिस स्मेल टू अस। ये कह रहा है कि पड़ोसी के घर में अगर मछली पक रही है, फ्राई की जा रही है, तो उसकी स्मेल हम अपने घर में फील कर सकते हैं, और कौन सी प्रोसेस है जो स्मेल को हम तक लेकर आती है, तो आंसर क्या आएगा बताओ, डिफ्यूजन। क्या आंसर आएगा बताओ इसका, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है। स्मेल में गैस के पार्टिकल होते हैं और गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो जल्दी ही वो स्मेल हम तक आ जाएगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ध्यान रखिए बच्चों कि नॉन वेज होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सप्रेस दिस इन एसआई यूनिट। कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो केल्विन में ये कितना होगा, एसआई यूनिट अगर बोले टेम्परेचर की तो वो केल्विन है बच्चों। तो केल्विन में कितना होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या था बताओ, केल्विन इज इक्वल टू, देखो केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। केल्विन इज इक्वल टू क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस क्या करेंगे अपन 273, क्या करेंगे 273, तो 100 में 273 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 373 केल्विन, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 ये है, द केल्विन टेम्परेचर इज 270, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। ये कह रहा है कि 270 केल्विन अगर टेम्परेचर है तो सेंटीग्रेड में कितना होगा, तो बताओ डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ जाएगा बताओ, कि केल्विन माइनस 273, अगर ये 270 है इसमें से 273 कम करेंगे तो ये कितना आएगा बताओ, माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आएगा बताओ, माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखो 17, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, ड्राई आइस। अगर CO2 को इतना फ्रीज करें कि वो जम जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो वो आइस की तरह दिखती है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो 17 का आंसर क्या आ जाएगा बताओ, ड्राई आइस, ठीक है। क्वेश्चन 18 पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, तो उल्टा पूछ लिया आपसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या आ जाएगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिकल नेम है ड्राई आइस का। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अब आगे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज पर्सपिरेशन और स्वेटिंग हेल्प कीप बॉडी कूल। देखो आप सुनो कि पर्सपिरेशन यानी कि पसीने का निकलना हमारी बॉडी को कैसे कूल रखता है, ठीक है। तो देखो जब भी हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा, है ना, हमारी बॉडी से क्या निकलेगा बताओ, पसीना निकलेगा, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये पसीना बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये इवेपोराइज होगा। क्या होगा बताओ, ये इवेपोराइज या वेपोराइज होगा। क्या होगा, ये वेपोराइज होगा। तो जब पसीना वेपोराइज होगा तो क्या होगा, अपनी बॉडी से हीट ले लेगा। क्या करेगा बताओ, बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब लिक्विड से गैस में आने के लिए क्या करेगा, बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और बॉडी से हीट चली गई तो बॉडी में क्या ठंड महसूस होगी बताओ आपको, ठंडक या कूलनेस महसूस होगी, ये बॉडी से हीट ले लेगा तो, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ द बैक ऑफ योर हैंड इज मोशन विद एल्कोहल you will find that it rapidly becomes dry. Why is it that while is it drying your hand feel cool? ये कह रहा है कि अल्कोहल से अगर आप हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, तो ये जल्दी सूख जाता है। पहले तो इसका आंसर आप देखें कि अल्कोहल जल्दी सूख क्यों जाता है वाटर के बजाय में। तो देखो आप, अल्कोहल जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन वाटर के पार्टिकल्स की बजाय क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से पार्टिकल जो है वो जल्दी वेपर में आते हैं और अल्कोहल जो है वो आपका जल्दी सूख जाता है। दूसरी चीज कि हमारे जो हाथ हैं उनको ठंडक या कूल क्यों महसूस होता है, क्यों, क्योंकि जब अल्कोहल सूख रहा होगा तो क्या करेगा, लिक्विड से किस में आएगा बताओ, वेपर में आएगा, और लिक्विड से वेपर में आएगा तो हमारे हाथों से क्या करेगा, वो हीट ले लेगा, और हाथों से हीट लेगा वेपर में आने के लिए, तो हाथों को जो ठंडक महसूस होगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट।
या मटके में रखा हुआ पानी बिकम्स कोल्ड ड्यूरिंग समर। ये कह रहा है कि अगर मटके में पानी रखा हुआ है, ठीक है, मटके में पानी रखा हुआ है तो ये पानी ठंडा क्यों हो जाता है, गर्मी के दिनों में ये पानी ठंडा क्यों हो जाता है? तो देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मटका जो होता है बच्चों, उसके अंदर बारीक पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है। उन छिद्रों से पानी जब बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो वेपोराइज होता है। क्या होता है बताओ? पानी वेपोराइज होता है। तो जब पानी वेपोराइज होता है तो वेपोराइज होने के लिए क्या करता है? अंदर के पानी से हीट ले लेता है। पानी वेपोराइज होने के लिए अंदर के पानी से हीट ले लेता है, और अंदर के पानी से हीट ले लेगा तो अंदर का पानी क्या हो जाएगा बताओ? ठंडा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर व्हाई? ये क्वेश्चन ये है कि गर्मी में किस तरह के कपड़े हमको पहनने चाहिए। तो बच्चों लाइट कलर के और कॉटन के जो क्लोथ्स हैं वो हमको गर्मी में पहनने चाहिए। रीजन बताता हूँ आपको। लाइट कलर के कपड़े पहनने का मतलब क्या है कि अगर लाइट कलर होगा तो वो सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करेगा, डार्क कलर सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और डार्क कलर के क्लोथ्स के अंदर आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और अगर क्लोथ्स लाइट कलर के हैं तो सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करेंगे और आपको गर्मी कम लगेगी। दूसरा, कॉटन के क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि कॉटन क्या होता है कि पसीने को जल्दी सी एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन पसीने को इजीली एब्जॉर्ब करके बाहरी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ला देगा, ठीक है। और जैसे ही पसीना बाहरी एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आएगा, पसीना क्या होगा? वेपोराइज होगा। वेपोराइज होगा तो हमारी बॉडी से क्या लेगा? वो हीट लेगा, और बॉडी जो हो ठंडी हो जाएगी, कूल जो हमको फील होगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, What do you understand by the term latent heat? What are the two type of latent heat? Latent heat क्या है बताओ? देखो आप देखिएगा, मैं फिर से आपको समझाता हूँ latent heat क्या है। मान लीजिए आपके पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, और इसको आपको चेंज करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। ध्यान दीजिएगा, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस आपके पास में है और आप इसको हीट देते हैं, तो जो भी वाटर बनने लगेगा उसका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा कि आइस जब मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही होगी तब उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो जितनी भी हीट दी गई है वो हीट किस में काम आएगी? सिर्फ वो फिजिकल स्टेट को चेंज करने में काम आएगी। यहाँ पर स्टेट क्या थी बताओ? सॉलिड, और वहाँ पर स्टेट क्या होगी? लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में जो हीट काम आ रही है, एक्चुअल में वो हीट क्या है बताओ? लेटेंट हीट। क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ भी 0 डिग्री था और वाटर का भी कितना है बताओ? 0 डिग्री। तो जो आपने हीट दी वो कहाँ गई? वो सिर्फ आइस में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आती है ओनली। पार्टिकल्स को नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा, हीट की एनर्जी पार्टिकल्स को तब तक नहीं मिलेगी जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट विच कन्वर्ट्स ए स्टेट इनटू अनदर स्टेट विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। कि टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी, सिर्फ एक स्टेट को कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पर अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने वाली जो लेटेंट हीट है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? बने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट का दूसरा टाइप है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसको भी समझ लीजिए। 100 डिग्री का अगर आपके पास में वाटर है और 100 डिग्री की आपको स्टीम बनानी है ना, मतलब गैस में चेंज करने हैं, तो इससे करने मतलब प्रोसेस में जो हीट दी जाएगी वो हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी बिल्कुल भी, वो सिर्फ लिक्विड स्टेट से क्या बनाएगी? गैस स्टेट बनाएगी। तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्या है। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। ये कह रहा है कि वाटर की जो लेटेंट हीट है इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी है, ठीक है। यानी कि 100 डिग्री का वाटर है तो 100 डिग्री स्टीम बनाने के लिए इतनी हीट काम में आती है, ठीक है। तो जूल पर केजी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 केजी अगर आपके पास में वाटर है, वाटर का अमाउंट कितना आपके पास में? 1 केजी। तो उस 1 केजी वाटर को पूरी तरह से स्टीम में चेंज करने के लिए 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल हीट काम में आएगी। मेरी बात समझ गए होंगे आप। इसका मतलब ये है कि 1 केजी वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए
इतनी जूल हीट काम में आएगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देखिएगा सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस एट विच ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सस्टेन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बताओ, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू गैस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड स्टेट जो है वो गैस स्टेट में चेंज होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, अगर लिक्विड की सरफेस पर अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ गए, इसीलिए हम एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात कर रहे हैं जो कि 1 एटमॉस्फेयर माना जाता है, ठीक है। और वाटर का कितना होता है बताओ, क्या पूछा आपसे, बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 देखिए क्या है, व्हाट इज सब्लिमेशन, नेम 2 सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है बताओ, the process in which a solid substance directly converts into gas state is called sublimation। और आपसे पूछा है इसमें, मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, ठीक है, या उल्टा कर दो, गैस से डायरेक्टली किस में होता है बताओ, सॉलिड में चेंज होता है। दोनों को क्या बोलते हैं अपन, सब्लिमेशन बोलते हैं। और 2 सब्सटेंस जिनका सब्लिमेशन होता है, अभी अपन देखा कि अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, इन सभी का सब्लिमेशन होता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, कंपेयर 3 स्टेट ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीनों स्टेट को जो है वो अपन को कंपेयर करना है। कंप्रेसिबिलिटी, तो देखिएगा गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, लिक्विड ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल, और सॉलिड जो है वो पूरी तरह से क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। और दूसरा पूछा आपसे डेंसिटी, तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, और गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, और गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए वो रैंडमली कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, हाउ डू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज डाइफर इन शेप एंड वॉल्यूम। सभी को मालूम होगा कि सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट है, लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं है, ओनली क्या है बताओ, वॉल्यूम डेफिनेट है, और गैस की ना तो शेप डेफिनेट है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है। तो बच्चों ये था आपके 29 जो है वो क्वेश्चंस के सारा सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद आपको और ज़्यादा क्वेश्चन जो सेंड किए जाएंगे, अभी उन क्वेश्चंस को भी अपन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे। थैंक यू।